हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों से सीखना होगा, तो ये बुक समरी ध्यान से पढ़े और इस बुक को खरीद के पूरा पढ़े। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लासन ने लिखी है। लेखक एक रिटायर सोल्जर था जो बाद में एक बिजनेसमैन बन गया। उनकी एक बुक फाइनेंशियल एडवाइस पर सबसे फेमस स्टोरी है। इस बुक के आइडियाज सच में इफेक्टिव है और आज की प्रेजेंट लाइफ में उतने ही काम के हैं। इसमें एंशिएंट बेबीलोन के बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी का मेन थीम है मनी मैनेजमेंट के साथ बेसिक प्रिंसिपल को इस तरीके से समझाना ताकि ये इजीली सबकी समझ में आ सके। जैसे कि एक बेटर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव करे, जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करे और हो सके तो उसमें भी कुछ सेविंग करे। आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहे और आपकी सेफ स्टीडी इनकम होती रहे। उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की हेल्प ले जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेटर एक्सपीरियंस हो। खुद का घर ले जिससे हर महीने रेंट के पैसे सेव हो सके। रियलिस्ट इंश्योरेंस प्रोग्राम ले। पैसे कमाने के एक से ज्यादा तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो। चैप्टर 1, बेबीलोन का एक ऐतिहासिक स्केच। चैप्टर 2, वो आदमी जिसे गोल्ड की डिजायर थी। ये चैप्टर बानसिर की स्टोरी से शुरू होता है जो बेबीलोन का रहने वाला था। एक दिन वो एक दीवार पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोब्बी उसके पास आया जिसे बानसिर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बानसिर और कोब्बी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बानसिर के पास कोब्बी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोब्बी को मना कर दिया। इनफैक्ट वो खुद पैसे की तंगी से गुजर रहा था। कोब्बी ये सुनकर काफी डिसअपॉइंट हुआ और दोनों पैसे की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगे। दोनों को रियलाइज हुआ कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वे भी उन्हीं के फुटस्टेप पर चल रहे थे। जब उनकी डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पहुंची तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। वे दोनों अपने अपने हालात का रोना रो रहे थे कि तभी उन्हें अपने दोस्त अर्द की याद आई, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोनों ने डिसाइड किया कि चलकर अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और उसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो अर्द ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। हालांकि हर कोई ये एक्सेप्ट करता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कुछ चीजें पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती, पर यह बात भी सच है कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है, और इस पर्सपेक्टिव को लेकर ही लोग अमीरी को एक स्कोरकार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि ये पैसे से इंसान जो चाहे वो चीज कर सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और एंजॉयमेंट खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की ज़रूरतें भी अलग अलग होती है, जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की दिक्कत रहती है और कई बार वे अपने बिल्स भी टाइम से नहीं भर पाते। पैसे की इतनी ज्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता, पर यह बात नहीं है। सच तो ये है कि पैसा बहुत है, मगर उनके लिए जो दौलत इकट्ठा करने के लॉ जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं तो बेटर होगा कि कम खर्चा करना सीख ले। पास्ट के दुखों पर पछताने के बजाय पैसा और टाइम दोनों सोच समझकर ही खर्च करें, और साथ ही लॉस ऑफ एक्विजिशन ऑफ मनी पर फोकस करना आपके लिए एक बेनिफिट माइंडसेट होगा। हम ये सदियों से देखते आए हैं कि कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों से ज्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे गुड लक समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कंजूसी करके इतनी दौलत जोड़ी हो। खैर, जो भी हो, मगर जो इसे सिर्फ गुड लक समझते हैं उनके लिए लाइफ में अमीर बनने के उतने ही चांस है जितने कि कभी कोई जैकपॉट लगने के।
और जो लोग हार्ड वर्क पर डिपेंड रहते हैं और घंटों काम करते रहते हैं उनके अमीर होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। ये एक सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है और कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने से आप अपना पैसा दुगना तिगुना कर सकते हैं। हमें बस इन रूल्स पर चलना होगा और थोड़ा एफर्ट करेंगे तो जरूर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। चैप्टर 3 बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जब बनसीर और कोब्बी अर्द से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो। वो भी उनके जैसा ही था। उसने भी उतनी ही पढ़ाई की थी और कभी वो भी उनकी तरह ही गरीब था। उन दोनों ने शायद अर्द से ज्यादा ही मेहनत की होगी पर फिर भी अर्द ज्यादा पैसे वाला था। इस सवाल के जवाब में अर्द ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर आदमी अल्गामिश के यहाँ नौकरी की थी। बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा। तो उस आदमी ने उसे लॉस ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। अर्द ने भी वही लॉस फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। पैसे के बारे में अर्द ने जो सीखा था वो बनसीर और कोब्बी को भी बताया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे जरूरी बेसिक तरीका ये है कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दे और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करे, और अगर आप इस बचे हुए 90% से भी बचा सके तो और भी बढ़िया है। खूब सारा पैसा जमा करना है तो 2 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा स्टडी। जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो ये है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज करते हैं। वे खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में एंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लॉ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में बिजी करते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है मगर इससे दौलत इकट्ठा नहीं होगी। वही दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे 2 टाइप के लेसन्स हैं जो उनके काम आ सकती है जो पैसा कमाना चाहते हैं। पहली तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में है और दूसरी ये कि इसे कैसे ढूंढें जो कि ज्यादातर लोगों को पता है नहीं होता। ये दोनों टाइप की लर्निंग वैल्यूएबल भी है और यूजफुल भी। नीचे कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं जो पैसे बनाने के लिए बड़े काम की चीज है। जो भी आप कमाए उसमें कम से कम में गुजारा करने की आदत डालें। जब लोग मंथ एंड में आराम से अपने सारे बिल्स भरते हैं तब जाकर उन्हें अमीर और वेल्दी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल्स भरना या चीजें खरीदना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। हर मंथ आप जब बाकी बिल्स भर सकते हैं तो पहले खुद के लिए पे क्यों नहीं कर सकते? अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना आपके फ्यूचर में काफी हेल्प करेगा। एक्चुअल में ये पैसे जोड़ने का बड़ा बेनिफिशियल तरीका है। लाइफ में असली चेंज तो तब आएगा जब हर मंथ के शुरू में आप सबसे पहले खुद के लिए पे करेंगे। अगर आप ये कर सके तो डेफिनेटली बाकी के पैसे से आप पूरा मंथ निकालना सीख लेंगे और बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमेशा उनकी एडवाइस ले जो इस मामले में बेस्ट है। अब जैसे कि मान लो आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना कि प्लम्बर के। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी चीज में एडवाइस चाहिए तो जो लोग उसमें एक्सपर्ट है आपको उनके पास जाना चाहिए। आखिर एक एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करें तो स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, मगर साथ ही ये भी इंश्योर कर ले कि आपका पैसा सिर्फ जगह में जाए। बिना जांच पड़ताल के एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करें वरना आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। हमेशा याद रखें कि हर इन्वेस्टमेंट जेन्युइन नहीं होती, इसलिए आपको इस मामले में केयरफुल होने की बहुत जरूरत है। चैप्टर 4 7 क्यूज फॉर अ लीन पस। इस चैप्टर में राइटर ने आपके पस को हमेशा भरा हुआ रखने के 7 सीक्रेट्स शेयर किए हैं। ये 7 टेक्निक्स है। आपको सबसे पहले ये सीखना है कि आपका पस हमेशा भरा हुआ कैसे रहे।
आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है। जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं जो आपने कमाए हैं तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन स्पेंड करें। बाकी बचा हुआ एक कॉइन सेव कर ले। ये वाला रूल फॉलो करते ही आपका बैग तेजी से भरने लगेगा और जल्दी ही आप अपने 9 कॉइन से मैनेज करना सीख जाएंगे। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसी इनकम हो लोग वैसा ही खर्च करते हैं, लेकिन ये एकदम गलत बात है क्योंकि मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो भी आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। अपनी डिजायर को नीड्स से कंफ्यूज ना करें। अपने मनी रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। फिर इसे आप लोन्स या दूसरी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस से अपनी जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने ना देखे, वरना हो सकता है कि आप अपना खजाना खो बैठे। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार सोच ले और एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले। अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या जमीन है तो उसे रेंट पर लगा दे, जिससे हर मंथ आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर उस पैसे को आप रिजर्व कर सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्ट कर ले। हर किसी को प्लान बना के फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम जरूर करना चाहिए। शॉर्ट में बोले तो आपको अपने बच्चों, पेरेंट्स या अपनी ओल्ड एज के लिए किसी भी तरह की फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना होगा। इसके लिए मकान या लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये कि खुद को इम्प्रूव करें। अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमा सके। जितना ज्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। चैप्टर 5 गुड लक की देवी से मिले। जो लोग सही अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, गुड लक भी उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है। गुड लक एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपने लिए चाहता है। हमें अपनी लाइफ में, बिजनेस में या किसी भी काम में गुड लक की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि गुड लक भगवान की दी हुई चीज होती है। लेकिन असल में गुड लक और कुछ नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज है जो हमें लाइफ में मिलती है, जिससे हम अपना टाइम और लक दोनों ही बदल सकते हैं। अब भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने बिजनेस या करियर में गुड लक नहीं चाहिए? मगर बदकिस्मती से बहुत से लोग अपनी टालमटोल करने की आदत के चलते लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटीज का फुल एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिले, हमें उसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। इंसान में इतनी एबिलिटी हो कि वो किसी भी तरह के बिजनेस प्रपोजल को समझ सके। गुड लक को अट्रैक्ट करने का ये एक स्ट्रोंग और इफेक्टिव तरीका है जो खाली हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो बेहतर है। कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं जैसे हर चीज सिल्वर प्लेट में उनके सामने आ जाएगी, मगर ऐसा तो हो नहीं रहा, क्योंकि आपको अपना गुड लक खुद क्रिएट करना पड़ेगा और ये एक मेहनत का काम होगा। चैप्टर 6 गोल्ड के 5 लॉस। यहाँ गोल्ड के 5 लॉस दिए गए हैं जो इस तरह है। 1. जो इंसान अपनी इनकम का 1/10 सेव करता है वो अपने और फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकता है। 2. जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ये उनको ये बड़ी जल्दी और डिलिजेंट तरीके से प्रॉफिट दिलाता है। 3. इंटेलिजेंट लोग जो इसे सही ढंग से सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं उनके पास ही गोल्ड रहता है। 4. जो लोग गलत तरीके से गोल्ड को बेवजह कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं उन्हें गोल्ड से कोई प्रॉफिट नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है। 5. गोल्ड ग्रीडी लोगों से दूर भागता है जो इसे ऐसे प्रॉफिट्स बनाने के लिए यूज करते हैं जो एक तरह से इम्पॉसिबल ही होते हैं।
चैप्टर 7 बेबीलोन का गोल्ड लेंडर, द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में स्टोरी थोड़े डिफरेंट ट्रैक पर मूव हो जाती है। ये स्टोरी एक स्पीयर मेकर की है जिसे राजा से 50 पीस गोल्ड गिफ्ट मिलता है। उसे बढ़िया क्वालिटी के स्पीयर्स बनाने होते हैं तो स्पीयर मेकर रोदान एक मनी लेंडर के पास जाता है जिसका नाम था माथोन। रोदान माथोन से मॉनेटरी एडवाइस लेना चाहता था क्योंकि उसे इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं था और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी बड़ी बहन अपने हस्बैंड आरामान के लिए कुछ पैसे चाहती थी जिससे कि वो एक मर्चेंट बन सके। रोदान की बात सुनकर माथोन उससे कहता है कि वो उसे 2 डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा जिसे सुनकर शायद वो कोई बेटर डिसीजन ले सके। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना कॉमन बात है लेकिन अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो कुछ इस तरह करें कि वो आपके दोस्तों को कोई एहसान ना लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए माथोन एक फार्मर की स्टोरी सुनाता है जिसे एनिमल्स की लैंग्वेज आती थी। एक दिन शाम के वक्त वो फार्मर अपने स्टेबल के सामने से गुजर रहा था तो उसने बैल को गधे से बोलते हुए सुना कि मेरा काम तुम्हारे काम से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे पूरा खेत जोतना होता है जबकि तुम सिर्फ फार्मर को अपनी सवारी कराते हो। बैल की बात सुनकर गधे ने कहा कि तुम कल बीमार होने का नाटक करना फिर तुम्हारा काम मैं कर लूंगा। दूसरे दिन प्लान के हिसाब बैल बीमार हो गया तो फार्मर ने उसके बदले गधे को खेत जोतने के काम में लगा दिया। शाम को बैल ने गधे का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी इतनी मदद की और उसे रेस्ट करने का मौका दिया। ये बैल और गधे की ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी थी जो माथोन ने रोदान को सुनाई। अब दूसरी स्टोरी इस तरह है। एक बार माथोन ने रोदान से पूछा कि क्या इसे ट्रू सेंस में लोन माना जाएगा अगर लोन लेने वाला इंसान उसे रिपे ना कर सके तो। माथोन ने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दिया। उसने कहा कि 3 टाइप के बोरोवर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन लेते हैं। सेकंड टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन बोरो करते हैं और रिटर्न भी आराम से कर देते हैं। और थर्ड टाइप के वो होते हैं जिनके पास ना ही कोई प्रॉपर्टी होती है और ना किसी तरह की पक्की इनकम का सोर्स। ये लोग लोन ले तो लेते हैं मगर कभी रिटर्न नहीं कर पाते हैं। तो इन थर्ड टाइप के लोगों को कभी लोन नहीं देना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ और शॉर्ट स्टोरीज भी है जैसे कि एक औरत थी जिसने अपने बेटे को मर्चेंट बनाने के लिए पैसे उधार लिए थे। उसने अपने गहने गिरवी रखने के लिए दिए तो माथोन उसे मना नहीं कर पाया। माथोन को ये आइडिया पसंद आया कि पैसे के बदले रियल सिक्योरिटी यानी गोल्ड गिरवी रखा जा सकता है जिससे उधार देने वाला भी घाटे में ना रहे। बेसिकली ये एक वाइज पर्पस था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, मगर किसी को उधार देने से पहले ये शो कर ले कि लोन लेने वाला आपके पैसे लौटा भी पाएगा कि नहीं। अगर आपके पैसे फंस गए तो इससे आपका बड़ा लॉस होगा। इसलिए बेटर होगा कि थोड़ा अलर्ट रहा जाए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हमेशा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान पहले रखें। इन दोनों स्टोरीज से हमें पहली सीख ये मिली कि दूसरों का बोझा अपने सर ना ढोए और दूसरी सीख ये कि अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए लोन पर पैसे देना एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन पॉइंटलेस प्लेजर यानी बेमलब के लिए पैसे उधार देने से आपका लॉस भी हो सकता है। चैप्टर 8 बेबीलोन की दीवार, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन, एक इंसान की नीज और प्रोटेक्शन की डिजायर का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। इस चैप्टर में एक सोल्जर की स्टोरी है जो बेबीलोन के गेट्स का गार्ड था। अपनी 160 फीट हाइट की वजह से बेबीलोन की वॉल्स बहुत पॉपुलर थी। एक बार एक एनिमी ने बेबीलोन पर अटैक कर दिया। 4 हफ्तों तक लड़ाई चलती रही मगर फिर दीवार की हाइट और थिकनेस की वजह से दुश्मन ने हार मान ली और पीछे हट गया। इस स्टोरी से जो हम सीख सकते हैं वो ये कि हम चाहे तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी से खुद को गार्ड कर सकते हैं, बस खुद को शांत रखने की जरूरत है। चैप्टर 9 बेबीलोन का कैमल ट्रेडर, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन,
ये चैप्टर एक भूखे आदमी के बारे में है जो 2 दिनों से भूखा था, इसलिए उसने 2 फिग्स चुराकर खा लिए और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए, भाग गया। तब उस भूखे आदमी को, जिसका नाम तारकत था, एक दबासीर नाम का आदमी टकराया। दबासीर कभी सीरिया में स्लेव हुआ करता था। किसी जमाने में वो अपने फादर के साथ उनके सैडल मेकिंग बिजनेस में हाथ बंटाता था, मगर अपनी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल की वजह से उसने सारा पैसा उड़ा डाला था। उसके सर पर उधारी चढ़ गई थी और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। दबासीर तारकत को एक ढाबे में लेकर गया और उसको खाना पीना खिलाया। उसने तारकत को अपनी लाइफ की ट्रैजिक स्टोरी बताई कि कैसे वो सीरिया में गुलामी की जिंदगी जी रहा था और वहां से किसी तरह बचकर भाग गया था। फिर उसे एक नया मास्टर मिला जिसने उसे अपनी बीवियों के हरम की देखभाल के लिए गार्ड की नौकरी दे दी। किस्मत से उसके मास्टर की सबसे बड़ी वाइफ ने कहा कि उनके पास पहले ही बहुत से गार्ड है, इसलिए तारकत को कैमल की देखभाल का काम दे दिया गया। और इस तरह सब कुछ लुटाकर गरीबी की मार झेल रहे एक इंसान को फिर से अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला और वो अब हर तरह से आज़ाद था। इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि जहां डिटर्मिनेशन होता है वहां कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। चैप्टर 10, बेबीलोन के क्ले टैबलेट्स, द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। ये चैप्टर 5 टैबलेट्स में डिवाइड है। हर टैबलेट में दबासीर की स्टोरी और भी डिटेल्स में दी गई है। इसमें बताया गया है कि दबासीर ने कैसे अपने सारे कर्जे उतारे और अपनी लाइफ के साथ एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जीने लगा। टैबलेट नंबर 1 में दबासीर ने कैपिटल मेकिंग लॉ को फॉलो किया और अपनी सैलरी का 1/10 हर महीने बचाया। जब वो बेबीलोन वापस आया तो उसकी बीवी भी उसके पास लौट आई और दोनों खुशी से रहने लगे। दबासीर अपनी अर्निंग के 7/10 से अपने सारे बिल्स भर देता था, फिर बचे हुए पैसे से वो पूरा मंथ निकाल लेते। वो बाकी के बचे 2/10 से क्रेडिटर्स के कर्जे चुका देता था। दूसरे टैबलेट में वो अपने 2/10% मनी को स्प्लिट करता था। फिर क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाकर देखता था कि उसे कितना को पैसे देने हैं या कितने लोगों को उसका पैसा चुकाना है। तीसरे टैबलेट में दबासीर ने एक्सेप्ट किया है कि जब वो बेबीलोन में था तब उसने बड़े बेवकूफ़ी भरे काम किए थे। उसके कुछ क्रेडिटर्स उसकी हरकतों के लिए उसे कोसते रहते थे, कुछ उसे पैसा लौटाने के लिए धमकाते थे और कुछ रिक्वेस्ट करते थे कि वो उनका पैसा चुका दे। मगर इस बार दबासीर ने पक्का इरादा किया कि वो सबकी पाई चुका देगा। चौथे टैबलेट में दबासीर ने क्लेम किया है कि वो और उसकी वाइफ अब खुशी से एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जो मनी मेकिंग लॉ उसने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है उससे उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई थी और वो अब एक स्लेव नहीं रहा बल्कि एक रिस्पेक्टेड आदमी बन गया था। फिफ्थ टैबलेट में दबासीर ने कहा है कि अब 12 महीने हो गए हैं और उसने अपने सारे कर्जे उतार दिए हैं। अपनी अर्निंग का 2/10 स्प्लिट करके दबासीर ने अपने सारे क्रेडिटर्स को बराबर पैसे देकर सारा कर्जा उतार दिया था। चैप्टर 11, बेबीलोन का सबसे किस्मत वाला आदमी, द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। इस चैप्टर में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है शर्रू नाडा, जो बेबीलोन का मर्चेंट प्रिंस था। वो भी कभी स्लेव हुआ करता था। उसने अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज शेयर की और ये भी बताया कि कैसे उसे सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिला और अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी फ्रीडम खरीद सकता था। हालांकि वो आज एक मर्चेंट बन गया था, मगर कभी ऐसा भी दिन था कि उसे यकीन नहीं था कि वो अपने मास्टर की नौकरी छोड़ भी पाएगा या नहीं। सच बात तो ये है कि काम ही दौलत की चाबी होती है। इसलिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। चैप्टर 12, बेबीलोन का हिस्टोरिक स्केच, एन हिस्टोरिक स्केच ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि लोग कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और वेल्दी बन सकते हैं। बेबीलोन सिटी एक ड्राई और फ्लैट वैली में है जहां खेती करने लायक भी बारिश नहीं होती। इस सिटी में कोई फॉरेस्ट एरिया भी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं और उन्होंने ग्रेट सक्सेस अचीव की है।
बेबीलोन की सारी वेल्थ और अमीरी मेन मेड है। कंक्लूजन, याद रखें जो भी गोल्ड और मनी आपने हर मंथ की सेविंग से बचाया है, एक दिन आपके लिए काम करेगा जैसे कोई स्लेव करता है, और पैसे से ही आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको जानना है कि अपनी अर्निंग कैसे सेव करें। इसके लिए आपको लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग मेंटेन करना है। हर मंथ की स्टार्टिंग से ही अपनी अर्निंग का 10% सेव करना शुरू करें। हमेशा हार्ड वर्क में बिलीव करें और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढें। अपनी कैपेबिलिटी और क्वालिटी इंक्रीज करते रहे। शॉर्टकट ना ही अपनाए तो बेटर होगा। याद रखें कि जो आराम से हाथ लगता है उतनी ही आसानी से चला भी जाता है। इसलिए हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके। जो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले, लपक ले। अपना पैसा सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करें और हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लेना ना भूले। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह आर्टिकल द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।